तो am I visible now? Yes. Okay, I'm sorry, कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है यहाँ पे। तो मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया होगा इतने टाइम में। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो एक्चुअली में जो हम लोग बात कर रहे थे, एक बार आप स्लाइड को डिस्प्ले कर दीजिए तो हम लोग शुरू करते हैं उसमें। तो उससे पहले मैंने उसमें ना आपकी एब्सेंस में जस्ट अपने इसी पार्ट को जो है थोड़ा सा रिपीट फर्दर एलेबोरेट कर दिया और अभी जो आपका पोर्शन है वो बिल्कुल ड्यू है और उसी को आप आगे लेके चलेंगे। बात वहीं पे ही अटकी हुई है अभी तक जहां से आप डिस्कनेक्ट हुए थे। तो हमने बीच में प्रीवियस को तो डिस्कस कर लिया था, ऑनवर्ड चूंकि आपका पार्ट है अभी इसी को लेके चलेंगे। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो अपना ये लेबर लॉ है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, किसी भी कंट्री का हो, ये हमेशा अंडर रेटेड इशू रहा है हर कंट्री में। जबकि देखिए, जीवन के दो कटु सत्य हैं जो हम लोग हिंदुओं में बोलते हैं कि बड़ा कटु सत्य है। तो दो कटु सत्य हैं लाइफ के कि एक तो पैदा होना तय है और मरना तय है। दूसरा जो सत्य है वो यह है कि अगर आपने पैदा हुए हो, आपने जन्म लिया है, तो आप कहने के रोजगार जरूर करोगे या व्यापार जरूर करोगे, और इन दोनों ही सूरतों में आपके ऊपर लेबर लॉ एप्लीकेबल होंगे। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसके ऊपर किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से लेबर लॉ एप्लीकेबल होते हैं। ये सत्य है, इस बात को भी टाल नहीं सकता। दूसरा, आज हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक की सिचुएशन है और काफी उथल पुथल मची हुई है और लॉ भी काफी सारे चेंज किए जा रहे हैं। तो एक्चुअल में जो लेबर लॉ की शुरुआत हुई थी वो भी पैंडेमिक से ही शुरुआत हुई थी लेबर लॉ की। ये बात है 13वीं शताब्दी की, 13th सेंचुरी की। तो उस टाइम पर वहां पर बबूनिक प्लेग करके एक बीमारी फैली थी यूरोप में, और ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि इससे करीब 100 मिलियन लोग मारे गए। जब इतने सारे लोग मारे गए, करीब 1/3 पॉपुलेशन जो थी यूरोप की वो खत्म हो गई। इतने सारे लोग मारे गए तो उससे क्या हुआ कि काम करने वालों की कमी बहुत ज्यादा हो गई, और कमी होने से क्या हुआ कि जो बचे हुए वर्कर थे उन्होंने बहुत ज्यादा हायर वेजेस डिमांड करना शुरू कर दिए। जो उद्योगपति थे वो परेशान हो गए इससे। उन्होंने उस टाइम के जो राजा थे वहां के, एडवर्ड द किंग थर्ड, उनको अप्रोच किया, और तब पहली बार इतिहास में, इवन मैं कहूँ मानव इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार कोई ऐसा ऑर्डिनेंस बना जिसमें लेबर लॉ के बारे में बातें हुई, जो कि एडवर्ड द किंग थर्ड ने 3 जून 1349 को बनाया। इसको कहा गया ऑर्डिनेंस ऑफ लेबर। अब इसमें कुछ प्राइस कंट्रोल की करने की बात की गई, कुछ वेजेस कंट्रोल करने की बात की गई, और इस तरीके से ये लॉ बन गया। फिर आगे चल के यही लॉ द स्टैट्यूट ऑफ लेबर बना 1351 में। और आज अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो आज भी वही सिचुएशन हमारे साथ में है। अगर हम माइग्रेंट वर्कर की बात करते हैं तो किसी से छुपा नहीं है, कोई सी भी कंट्री हो, सारे देशों में माइग्रेंट लेबर का बहुत बुरा हाल हुआ। अगर हम इंडिया की बात करें तो जरा से बच्चे, औरतें, बुजुर्ग आदमी सब पैदल चल दिए अपने घरों की तरफ, क्योंकि शहरों में तो रोजगार बचा नहीं। जो कंपनी थी वो बंद हो गई लॉकडाउन में, वो अपने घरों की तरफ चल दिए पैदल, जरा से बच्चे। तो एक मानवता का जो असली चेहरा होता है वो हमें दिखाई दिया इस पैंडेमिक में। और उसके साथ में अगर दूसरी बात करते हैं, हमारे इंडिया में एक कानून है माइग्रेंट लेबर को लेकर के, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी वर्कर को घर छोड़ना एक कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। कि जानते हैं ऐसे लोग जो होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही शहरों में जाते हैं, तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इनको अगर घर छोड़ना है ये आपकी जिम्मेदारी है। तो घर छोड़ने की बात तो छोड़िए, उन लोगों ने तो कानून ही छोड़ दिया। तो ये भी सूचना हमने देखी। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आप नाविद जी? जी। या तो एक बार हम बात करते हैं ब्रिटेन की, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है और हमारे लेबर लॉ बहुत ज्यादा प्रभावित हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के बीच में, जिसका जो की पॉइंट था वो ये था कि ब्रिटेन बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहता था। वहां के जो इंडस्ट्रीज थे वो इतनी स्ट्रांग पोजीशन में थे कि राजा को उनकी सारी बातें माननी पड़ती थी।
जो वहां के उद्योगपति थे या कैपिटल हम कह लें, तो उनका एक ही सिद्धांत था, उनका राजा से क्लियर कहना था, बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। समझ रहे हैं इस बात को आप, कि राजा को ही साफ साफ कह दिया है कि जो बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, और सरकार बिजनेस करने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इंटरफेयर जिसे हम कहते हैं, वो नहीं कर सकती है। राजा के ऊपर प्रेशर था, उन्होंने इस बातों को माना, और जो उसके बाद जो परिणाम हमने देखा वो कितने डेंजरस थे। उस दौरान करीब 86% वर्कफोर्स जो थी, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, 86% वर्कफोर्स सिर्फ बच्चे थे। बच्चे का मतलब 6 साल से लेकर के 14 साल के बीच के लोग, 86% पॉपुलेशन थी। जो महिलाएं थी, औरतें थी, वो उनको जो पैसा मिलता था आदमी की तुलना में, मैन की कंपैरिजन में 1/3 मिलता था। और काम के घंटे की अगर हम बात करते हैं तो 7 दिन काम करना होता था, पर डे 16 से 18 घंटे काम करना होता था, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, चाहे वो प्रेग्नेंट वीमन हो, चाहे वो बुजुर्ग आदमी। और इसके साथ में ही उन लोगों की खुद की जेल भी थी, अपनी पर्सनल जेल। इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी खुद की जेल बना रखी थी, जो कि आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है ऐसा। उन्होंने अपनी खुद की जेल बना रखी थी। अगर कोई भी वर्कर बात नहीं मानता है अपने मालिक की, तो ये पूरा राइट दिया हुआ था किंग की तरफ से इंडस्ट्रियलिस्ट को कि उनको उठा के आप 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए जेल में डाल सकते हो। ऊपर से फिजिकल असॉल्ट। फिजिकल असॉल्ट का मतलब ये था कि पूरा राइट था एम्प्लॉयर को अपने वर्कर को पीटने का। अच्छा, ये हुआ क्यों? क्योंकि लोगों पे इतना अत्याचार हो रहा, लोगों ने बर्दाश्त कैसे किया? उसके पीछे भी एक वजह थी कि जिस तरीके से पहले मैंने आपको बताया था कि जब 13वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ आई थी, तो उस टाइम पे वेजेस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वर्कर बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे थे। इस वक्त क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उससे पहले हुआ था एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। वहां पर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि जो खेती वहां पे होती थी ब्रिटेन में, जहाँ 100 लोग काम करते थे, वहां पर 10 लोग में काम चलने लगा, क्योंकि उनकी जगह पर बाकी बचे 90 लोगों की जगह पर मशीनें आ गई। इससे क्या हुआ कि जो 90 लोग बचे हुए लोग थे, जिनको काम नहीं मिल रहा था अपने गाँव में, वो शहरों की तरफ चल दिए। अब ऐसा इंसान जो गाँव में भूखों मर रहा था, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं था उसके पास, वो तो किसी भी कंडीशन में जॉब करेगा भाई। जो मैंने बताया आपको कि ये दुनिया का दूसरा सत्य है कि बच्चों का पेट तो पालना ही है, अपना खुद का पेट पालना है, तो किसी भी कंडीशन में लोग काम करने को तैयार। उसका फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, और ये अत्याचार उन्होंने किसी दूसरे आदमी के ऊपर नहीं किया, उन्होंने अपने खुद के लोगों के ऊपर अत्याचार किया। ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमको पार्लियामेंट दिया, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन ये कड़वा सत्य हकीकत है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो लोगों ने अपने लोगों तक नहीं छोड़ा था। आप नावी जी जरा एक तस्वीर दिखाइए हमारे व्यूवर्स को कि किस तरीके से अत्याचार होता था वहां पर। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, इसमें ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉटन की इंडस्ट्री में लग के काम कर रहे हैं। जिनको पता नहीं है कॉटन की इंडस्ट्री कैसे होती है, तो मैं बता देता हूँ कि ये पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी हजारडस कैटेगरी में आता है ये काम, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको उससे लंग्स की बहुत सारी बीमारी हो जाती है। और आप जो अपने एक्सट्रीम राइट साइड में इमेज देखेंगे, ये एक मेंटल केयर सेंटर की फोटो है उस वक्त की। तो काम का इतना प्रेशर बच्चों के ऊपर डाला गया कि बच्चे पागल होने लगे थे, मेंटली डिसओरिएंटेड होने लगे थे। इस लेवल का अत्याचार, जिसे कहते हैं एक अगली फेस, एक गंदा चेहरा ब्रिटेन का हमने देखा वहां। अगले साइड में जरा नावी जी दिखाइए। और ये ज्वाइंटली देखा, क्योंकि प्री पार्टीशन थी उस वक्त, तो ये एक ही कंट्री था ना, दोनों तरफ देखा ना जी। नहीं, ये तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये तो ब्रिटेन की बात है, अभी तो मैं अपने लोगों तक पहुंचा ही नहीं हूँ। बिल्कुल ये हम लोग ये तो उन्होंने अपने साथ ही कर दिया, ये तो उन्होंने। फिर देखिए, ये कुछ टेस्टिमोनी है उस टाइम के लोगों की। तो मुझे स्क्रीन पे कम दिख रहा है, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे देखूंगा ताकि मैं इसको पढ़ सकूं। तो 1832 में हाना ब्राउन करके एक शख्स थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं 9 साल का था, तब मैं सुबह 6 बजे से उठ करके रात के 9 बजे तक काम करता था, करीब 15 घंटे। और ये काम होता था ऑफ सीजन, और जब सीजन पे काम होता था तो सुबह 5 बजे उठता था बंदा और रात के 10 बजे तक काम करता था, 17 घंटे। 9 साल का बच्चा, एक 9 साल के बच्चे को नावेद जी, मुर्तजा भाई, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं बिना एस्कॉर्ट किए। उन लोगों से इस लेवल का काम करवाया जा रहा था। दूसरा आप देखिए,
ये जॉन ब्राउन थे, इन्होंने 1828 में इंटरव्यू दिया था लॉइन न्यूज़पेपर को। उसमें इन्होंने कहा था कि अगर मुझसे कोई गलती होती थी काम करते वक्त, तो मेरा मालिक मुझे चमड़े के पट्टे पर तेल लगा करके उससे मेरी पिटाई करता था, जैसे कोड़ा कहते हैं, समझ सकते हैं, कोड़ा वर्ड कॉमन वर्ड है। जी। तो कोड़े से पिटाई करते थे, बेल्टों से पिटाई करते थे जिनमें लोहे के बकल होते हैं, और इनका कहना था कि जितनी बार मेरी पिटाई होती थी उतनी बार मुझे खून भी निकलता था। तो ये देखिए आप। और तीसरी मैं आपको दिखाता हूँ, एक थे जोनाथन डॉन, उन्होंने 1832 में इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जब मैं 7 साल का था और इतना लंबा काम करते वक्त मुझे अगर नींद आ जाती थी, तो मेरा जो एम्प्लॉयर था मुझे पैर से घसीटते हुए ले जाता था और ले जाकर गर्म पानी से भरे टब में डालता था और लोहे की रॉड से मेरी पिटाई करता था, और जब मेरी नींद खुल जाती थी मुझे वापस काम पे भेज देता था। तो इस लेवल का अत्याचार, शोषण उस टाइम पे उन्होंने अपने लोगों के साथ किया, ब्रिटिशर्स ने। और जब वो इंडिया में आया, जब हम सब लोग एक ही थे, पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, बांग्लादेश इंडिया में था, और जब इंडिया में आया तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। ये समझना कोई समझ से परे नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज है, क्योंकि अपने लोगों के साथ तो कुछ फीलिंग्स होती हैं सबकी, उन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, तो जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसी बीच में मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि ये जो यहाँ पे आपको लाइन दिखाई दे रही है, नेसेसिटस मैन आर नॉट फ्री मैन, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कही थी 1944 में। इसका मतलब होता है कि मजबूर आदमी आजाद आदमी नहीं होता है। तो आप अगर ये देखें कि ब्रिटेन की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, तो क्या इंग्लैंड गुलाम था उसको किसी का जब अत्याचार हुए? जवाब है, नहीं था गुलाम किसी का। क्या लोग आजाद थे? क्या लोग आजाद थे? लोग आजाद नहीं थे, लोग मजबूर थे। और हर गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि वो ये इंश्योर करे कि हर इंसान, हर नागरिक, हर सिटीजन आजाद हो, यानी कि मजबूर ना हो। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और उसके लिए जरूरी है कि इंडिविजुअल फ्रीडम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस। आपने कोट किया हुआ। अच्छा, अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ थोड़ा सा, कि पहले मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने एक पॉलिसी बनाई थी अपनी कि द बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। अब उसको एक अलग लेवल का चेहरा यहां मिल गया। जब वो इंडिया में आए तो हुआ क्या कि जब बंगाल में आकर के उन्होंने अपना पहला, एक तरह से प्रेसिडेंसी बोल लो या फिर कंपनी का लॉ लागू किया, तो उनको एक छूट और मिल गई कि पहले जो व्यापारी था अब वो राजा भी बन गया, द बिजनेसमैन द किंग। और जब व्यापारी ही राजा बन जाता है तो क्या होता है, ये हम सबने देखा, करीब 200 साल हमने झेला भी उस चीज को। क्योंकि देखिए, व्यापारी का काम होता है व्यापार करना किसी भी तरीके से, अच्छा बुरा भला सब कुछ करके वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है। और राजा का काम होता है, एक किंग का काम होता है समाज में जस्टिस लाना, समाज में न्याय व्यवस्था को लाना, ये राजा का काम होता है। लेकिन हुआ क्या इंडिया के अंदर, जो बिजनेसमैन था वही राजा बन गया। उसके बाद जो उनके कानून बने, कानून भी ऐसे ही बने। 1819 में द बंगाल रेगुलेशन आया, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी इंडिया का नागरिक कंपनी को काम करने से मना करता है तो उसको 6 महीने की जेल हो सकती है। अब ये भी काफी नहीं था, तो एक अलग लॉ लेके आए वो, क्योंकि लोग भागने लगे। जैसे ही कानून आया, लोगों ने भागना शुरू कर दिया अपने घरों पे। अगला कानून लेके आए वो, ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव माइग्रेंट वर्कर 1863, यानी कि जो लोग भागना चाहते थे, काम नहीं करना चाहते थे, अगर कोई उत्तर प्रदेश का आदमी बिहार में जाके, बंगाल में जाके काम कर रहा था उस वक्त, और वो भागना चाहता था वहां से, अंग्रेजों से, चंगुल से बचना चाहता था, तो उसके लिए भी उन्होंने कानून बना दिया जिसका नाम रखा ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव माइग्रेंट वर्कर 1863। इसमें क्या था कि जो भागना चाहेगा या भाग के जाएगा विदाउट अप्रूवल के जाएगा, उसको 6 महीने की जेल। उसके ऊपर टॉप अप उन्होंने क्या किया कि जब ये भी व्यवस्था नहीं चली तो उन्होंने एक स्पेशल पुलिस बना दी सिर्फ इस काम के लिए कि वो जो माइग्रेंट वर्कर भाग के गए हैं उनको वापस पकड़ के लाया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। और इसमें वो क्या करते थे कि अगर कोई एम्प्लॉय भाग के गया है तो उसकी फैमिली को भी पकड़ के ले आते थे, उनसे काम करवाते थे एज ए लेसन, क्या भाग के जाओगे तो आपके साथ ऐसा होगा। तो ये हमारे साथ हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
नेक्स्ट स्लाइड नाविद जी। तो अब इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो टाइमलाइन से अगर हम रिव्यू कर लेते हैं, मैं बहुत जल्दी रिव्यू कर दूंगा इसको। 1881 में पहला फैक्ट्री कमीशन आया, 1884 में न्यू फैक्ट्री कमीशन उसको रिवाइज करके उन्होंने बनाया, 1890 में बॉम्बे मिल एसोसिएशन बना, 1891 में न्यू फैक्ट्री एक्ट आया, 1905 में प्राइवेट यूनियन बनी, 1907 में बॉम्बे पोस्टल यूनियन बना जिसमें जिन्ना साहब का बहुत बड़ा योगदान था। नाविद जी, he was राइट? he was president Mr. Jinnah, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was president of Bombay Postal Union in 1926-27. तो उनका भी काफी बड़ा योगदान था इसमें। 1911 में नया फैक्ट्री एक्ट आया, 1918 में टेक्सटाइल लेबर यूनियन बना। एक मैं टाइमलाइन बता दिए क्योंकि अंग्रेजों ने सारे कानून अपने हिसाब से बनाए, राइट? और फिर एक बार फिर से महामारी आई। जिस तरह से पहले बताया था कि 13वीं शताब्दी में शुरुआत महामारी से हुई थी, फिर से दोबारा महामारी आई 1918 में। 1918 में क्या था, स्पेनिश फ्लू इंडिया के अंदर आया था। हालांकि इसका ओरिजिन तो 1911 में हो गया था। 1911 से लेकर के ये 1918 करीब एक डिकेड तक ये चला था पूरा फ्लू, और इसमें काफी लोग मारे गए थे। और अगेन वही सिचुएशन हुई क्योंकि इंडिया सबसे बाद में इंपैक्टेड हुआ था इन सारी चीजों से। तो इंडिया में बाहर की जो कंट्रीज थी वहां पे बिजनेस ठप पड़ने लगे थे, काम हो नहीं रहा था, बट डिमांड वही थी। तो इंडिया में क्या था, इंडिया में एक बिजनेस हब था। इंडिया के जो माल था इंडिया का, उसकी बिक्री दूसरे देशों में बहुत ज्यादा बढ़ गई। उससे जो यहाँ के उद्योगपति थे, जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी सैलरी को 70 से 80% बढ़ा दिया। और जो ये इंक्रीमेंट था 70 से 80% का, इसको नाम दिया प्लेग बोनस। अब समझिए, बड़ा मजेदार कहानी है। यानी 1911 में जब फ्लू आया, इन्होंने वेजेस बढ़ा दिए लोगों के, 70 से 80% कर दिया उसको। सॉरी, तो 70 से 80% जब उन्होंने कर दिया, और जब ये खत्म होने लगा फ्लू, तो लोगों को लगा कि अब तो ये 70-80% जो मिलता था फ्लू के नाम से ही चला जाएगा हमारे यहाँ से। तो वो घबराने लगे। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी सोच रहे थे कि हम इसको कम कर दें क्योंकि अब तो फ्लू है नहीं, काम भी उतना नहीं है, इसको हम खत्म कर देते हैं। अब जो मजदूर थे उनकी 10 साल की आदत थी इस पैसे को लेने की। 10 साल में इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा था। तो हुआ क्या कि ये लोगों ने, जो लेबर लॉ थे, इन्होंने स्ट्राइक करने का प्लान किया, जिसमें जब एम्प्लॉयर्स की चीजें पता चली तो एम्प्लॉयर ने उस वक्त गांधी जी को बुलाया। गांधी जी एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत थे हम दोनों कंट्री के लिए। उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि आप आइए, यहाँ पर समझौता कराइए हमारा। गांधी जी वहां पहुंचे, गांधी जी ने दोनों की बात सुनी। एम्प्लॉयर का कहना था कि मैं सिर्फ 20% हाइक दे सकता हूँ। एम्प्लॉय का कहना था कि हमको कम से कम 50% की हाइक चाहिए। और गांधी जी का कहना था कि कुछ भी हो वो जस्टिफाइड होना चाहिए, ना ही एम्प्लॉय की बात मानी जाए ना ही एम्प्लॉय की बात मानी जाए, दोनों बैठे बात करें जस्टिफाइड तरीके से। इसी बीच गांधी जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया। उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक करने से जो एम्प्लॉयर थे उनको एक बहाना मिल गया। बहाना ये मिला, एम्प्लॉयर ने सीधा बोल दिया वर्कर्स को कि भैया 20% की हाइक लेना हो तो लो, वरना आप अपने घर जा सकते हैं। गांधी जी जब लौट के आए, उनको इस बात का पता चला, तो गांधी जी का जो सबसे पावरफुल वेपन था, हंगर स्ट्राइक, सत्याग्रह, सबसे फेमस सत्याग्रह कह सकते हैं एक तरीके से इसको, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। तो देखिए, स्ट्राइक हमेशा बुरी नहीं रही है। स्ट्राइक ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो सबसे बड़ी स्ट्राइक तरीके से हम कह सकते हैं गांधी जी ने की, एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठ करके सत्याग्रह, बिना खाना खाए, हंगर स्ट्राइक जिसे कहते हैं, उन्होंने वो चीज की वहां पे। जब उन्होंने ये चीज की तो उसके परिणाम में, उसके रिजल्ट में जो एम्प्लॉयज थे उनको आना पड़ा गांधी से बात करने के लिए। गांधी जी के सामने आए, अपनी बातें रखी। गांधी जी ने दोनों की बातों को सुना, एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर की भी। और गांधी जी ने फिर एक एनालिसिस किया। गांधी जी एक लॉयर थे और वो कोई डिसीजन लेंगे तो गलत नहीं लेंगे। उस टाइम पे भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित फेमस लॉयर थे वो। गांधी जी ने उस कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक की, पूरा ये 10 सालों का इन्फ्लेशन रेट चेक किया। उसके बाद गांधी जी ने एक फिगर सेट किया जो था 35%। तो 35% पे वो डील डन हुई। तो
एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लेबर यूनियन वाला किस्सा है, ये ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं, वो गांधी जी ने शुरुआत की। जो आज हम कहते हैं कि कोई भी लॉ चेंज होता है तो सबको बैठ के बातचीत करनी चाहिए, वो जो बीज डाला था, जो एक डेमोक्रेसी का बीज है, आपसी बातचीत का बीज है, वो गांधी जी ने डाला था उस टाइम पे। उसके बाद आपका बकिंगम एंड कार्नेगी मिल स्ट्राइक हुई 1921 में, बिन्नी मिल स्ट्राइक हुई 1926 में, साउथ इंडियन रेलवे स्ट्राइक हुई 1928 में, और मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ 1929 में। तो ये जो स्ट्राइक हुई एक सीरीज में, इन्होंने अंग्रेजों के एक तरह से पैर हिला दिए, और आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ स्ट्राइक्स का, क्योंकि हमेशा हर चीज गलत नहीं होती है। अगर हम लेबर के नजरिए से देखें, क्योंकि कैपिटलिस्ट के नजरिए से अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली चीजें हमें अलग टाइप की दिखाई देगी। अच्छा, अब इसी बीच 1919 में 1919 में आईएलओ बन गया। आईएलओ बनने से क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे, आईएलओ से जो पहले के लॉ थे और आईएलओ के बाद के जो लॉ हैं, उसमें अप्रोच का बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। आईएलओ से पहले वाले जो थे वो एकदम प्री ब्रिटिशर्स, प्री इंग्लैंड टाइप के लॉ थे, सारा कैपिटलिस्ट पे फोकस था। 1919 के बाद के जो कानून थे, उसमें कहने की एक्सेप्ट करना शुरू किया ह्यूमन फैक्टर को। तो उसमें आप देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया, जिसको इंडिया में बदल के अभी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कर दिया है। ट्रेड यूनियन एक्ट आया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया, जो कि नाविद जी ने बताया था मुझे कि हम दोनों की सेम ही एक्ट है, कुछ अंतर के साथ में, कुछ चेंजेस के साथ में। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 आया, और फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक लंबी लाइफ लड़ी, और उसके बाद में कुछ ह्यूमन फैक्टर वाले लॉ आना शुरू हुए, और उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया 47 में फाइनली।